Hello students, this is Arpit Gupta on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places. Now students, it is a peak time for you all. So please boost up your studies so you can score a good marks in your examination. Students, today we are going to revise our chapter number 8 and 10. So the chapter number 8, as you know, is a controlling. We will going to revise chapter number 8 first, then we will take chapter number 10. So students, if we talk about chapter number 8, it is controlling. As you know, controlling means to keep the vigilance on the employees or the subordinates. Basically, in controlling, we have to check that all the activities are going according to planning or not, or there is certain kind of deviations. Basically, if the deviations arises, then the organization will not able to achieve its goals or it not able to achieve its objectives. So basically, if we talk about the meaning of controlling, it is a process of identifying the deviations. यहाँ पे organization deviations को identify करते हैं, ठीक है, कि भाई हमने प्लानिंग क्या की थी और उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट या आउटकम क्या निकल कर आया, राइट। अगर हमारी प्लानिंग और हमारे आउटकम में किसी तरीके का कोई डेविएशन आता है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वही प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। देखिए, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें हमें एक चीज पता लग जाती है कि भाई क्या हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आपकी स्टडीज के साथ। देखिए, जब आप स्टडीज करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको स्टार्टिंग से फीलिंग आने लग जाती है कि भाई इस सब्जेक्ट्स में तो मैं स्कोर कर सकता हूं बहुत इजीली। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आपको पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे मार्क्स अगर डिडक्ट होंगे तो इस सब्जेक्ट की वजह से होंगे। जैसे ही आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आपको फीलिंग आने लग जाती है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, जो चीजों को देख रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वही काम कहां पे किया जाता है, कंट्रोलिंग पे किया जाता है। और जो डेविएशंस हमारे सामने निकल कर आते हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए कि आगे हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है, राइट। So next is importance of the controlling, that is accomplishing organizational goals. That means अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। अगर किसी तरीके की कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उस डेविएशंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमें पता करना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारी मेन टारगेट है जो प्लानिंग के टाइम हमने डिसाइड किया था, जो टारगेट हमने बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, राइट। नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, दैट मींस जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाना चाह रहे हैं या जो डिसाइड हम कर रहे हैं, क्या उनको अचीव करना हमारे लिए फिजिबल है, क्या हम कर सकते हैं उस चीज को अचीव। जैसे आपके एग्जाम से रिजल्ट को करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। बेसिकली अगर आप अपना 100% देते हैं एग्जामिनेशन में, तो भी आपको पता है कि यार मेरे को अगर मैं अपना 100% भी दे दूं तो मैं 85% इज द लास्ट जो मैं अचीव कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप इसको सीरियसली ना ले बिल्कुल भी, राइट। लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए 90% के, ठीक है, कि भाई नहीं मेरे को तो 90% लाना है। जब आपको पता है कि भाई 85% इज द लास्ट, इससे ज्यादा मैं कितनी ही मेहनत कर लूं मेरे 90% अचीव नहीं हो सकते, तो मैं ऑब्जेक्टिव ही ऐसे क्यों डिसाइड करूं, गोल्स ही ऐसे क्यों डिसाइड करूं, टारगेट ही ऐसे क्यों डिसाइड करूं, राइट। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 85%, क्योंकि ये वो टारगेट है जो मैं अचीव कर सकता हूं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि भाई अगर हम अपना 100% भी दें तो इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट मींस जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो गई, ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल हो गई, तो जिस भी तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट मींस वेस्टेज कम हो और उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, राइट। जैसे कि हम अपनी स्टडी से बात करते हैं कि भाई जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को रेफर करते हैं। मींस आपको जो पढ़ा है क्या नोट्स भी आप रेफर करोगे, आप स्कैन डेटा भी रेफर करोगे, आप रिफ्रेशर्स भी रेफर करोगे। तो जितनी चीजों को रेफर करके आप पढ़ रहे हो वो चीज क्या होगी आपके लिए, रिसोर्सेज। आपको उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपको ये चीज डिसाइड करना है कि भाई अगर मैं ये पर्टिकुलर बुक रेफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे मैं अपने कंटेंट नॉलेज इंक्रीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरे को मार्क्स अच्छे मिले, जो मैंने टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट को अचीव किया जा सके, राइट।
नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट की भी ड्यूटी बनती है उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट से मतलब कि भाई उसे टाइम टू टाइम गिफ्ट्स दो, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट दो, उनको इंसेंटिव्स दो। अगर आप ये सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हो तो उससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयज के अंदर एक गट्स फीलिंग आएगी कि भाई अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे मेरी सैलरी से ज्यादा कुछ ऑफर कर रही है। जैसे होता है ना, हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स हमें थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई अगर आपके 90% आ गए तो हम आपको ये चीज दे देंगे, ठीक है, आपको नया फोन लाके दे देंगे, ठीक है, बोलते हैं आपके लिए। तो वहां पे टारगेट क्या है कि भाई जिस मोटिवेशन से आप पढ़ाई कर रहे हो वो मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, और जो टारगेट्स आपने डिसाइड किए हैं वो टारगेट्स अचीव होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं उसी पे डिपेंडेंट है हमारा रेवेन्यू, हमारा प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। दैट मींस हमें क्या करना है, जो भी ऑर्डर्स टॉप मैनेजमेंट से रिसीव हुए हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। दैट मींस हमें उनकी गाइडेंस में काम करना है, वो जो हमसे चाहते हैं, बिकॉज हम काम किसके लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए, तो बेसिक सी बात है हमें उन्हें उनका ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, उनके जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर किसी को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का, वी कैन से। दैट मींस जो टॉप मैनेजमेंट बोलना चाहते हैं या एम्प्लॉय से करवाना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस उनको रिसीव हो, और उस काम को करने में अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर हम बोला जाए हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई इश्यू आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर पाए, टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर पाए, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। व्हाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। द फर्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। दैट मींस यहां पे अगर हम बात करें जाए तो देखिए कोई भी चीज जब हम क्वांटिटी वाइज कंपेयर करते हैं तो उसको कंपेयर करना इजी हो जाता है, राइट। लेकिन अगर बात आती है क्वालिटी की, तो क्या हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं क्या? जब आप लोग सब पढ़ रहे होते हैं या ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप ये बता सकते हैं क्या कि भाई ये जो मेरा फ्रेंड है ये 25 ml मेरे से ज्यादा गुड है, ऐसा कभी बोलते हैं? क्योंकि क्वालिटी किसी भी पर्सन की हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मार्क्स का कंपैरिजन होगा, रिपोर्ट कार्ड का कंपैरिजन होगा, बिकॉज वो किसमें है, क्वांटिटी बेसिस पे है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि यार मेरे तो 80% है, फ्रेंड के 80.5% है, तो उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जिसपे हम डायरेक्टली चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर, राइट, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये ऐसी चीज है जिसे हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी है क्या कि भाई जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं कंज्यूमर उसको परचेज करेगा ही करेगा? ऐसा कहीं लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंज्यूमर के ऊपर है और मैं चाहकर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा बोलूं मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की जितनी भी सेलिंग हो रही है वो कंज्यूमर मेरे से ही आके खरीदे, मेरे कॉम्पिटिटर से आके ना खरीदे, ऐसा बोल सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्लॉयज के अगर ऊपर आप क्लोज रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो या विजिलेंस रखते हो तो एम्प्लॉयज को फ्रीडम जो उनकी होती है वो खत्म हो जाती है। वो जितना फ्रीली काम कर सकते उतना फ्रीली काम नहीं कर सकते। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हम आपके सामने बैठेंगे कंटिन्यू जब तक आप स्टडी करोगे, तो आपको क्या लगेगा कि यार क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या ऐसे इश्यू आ गया कि हमारे सामने हमेशा पेरेंट्स बैठे रहते हैं, हम फ्रीली पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी एम्प्लॉयज के ऊपर क्लोज विजिलेंस रखते हैं या रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं तो वो रेजिस्ट कर देते हैं काम करने से कि भाई अगर इतना रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होगा तो हम बात नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर्स। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, अगर हम कोई भी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैंने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, तो वो जो कैमरा सेटअप करने में मेरी कॉस्ट आई वो क्या हो गया, मेरे लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, ठीक है। मैं किसी मैनेजर को अपॉइंट करता हूं उनको काम करते हुए देखने के लिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, तो वो भी उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी बियर करनी पड़ेगी।
तो इसका मतलब जब हम किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर क्लोज विजिलेंस या क्लोज कंट्रोल रखते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और ये क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली अफेयर्स। अब देखिए इसमें क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैवी लेवल पे लार्ज लेवल पे काम कर रही है तो उसके लिए तो इतना टास्क टफ नहीं होगा, लेकिन बात करते हैं छोटे मोटे बिजनेस के लिए, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना जब कैपिटल उनके लिए मेन इशू है, राइट। तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट। ओके, नाउ देयर आर सम कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट थिंग इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करने हैं। जो हमने 90% की बात करी थी वो चीज क्या होगा हमारे लिए स्टैंडर्ड, कि भाई ये जो टारगेट है ये हमें अचीव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं आपके प्लानिंग फेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। दैट मींस जो हमने परफॉर्मेंस की, मतलब हमारी 85% आई, हमें दोनों डेटा की जरूरत होगी ना, एक तो एक्चुअल डेटा की और जिस डेटा से हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो जिससे हम कंपेयर करेंगे वो तो स्टैंडर्ड हो गया, और जो एक्चुअल में हमारे पास डेटा निकल कर आया, जो मार्क्स हमने अचीव किए, वो क्या हो गया हमारे पास एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। स्टैंडर्ड मींस जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जो हमने प्लानिंग फेज में डिसाइड किया था, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड किया था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब जो हमने एक्चुअली अचीव किया है। तो दोनों डेटा हमारे पास आ गए। नेक्स्ट, कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब हमें क्या करना है, जो दोनों डेटा हमारे पास आए 85% और 90%, अब उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि भाई हमने सोचा तो 90% था, आया कितना 85%। नेक्स्ट, एनालाइजिंग ऑफ डेविएशंस। दैट मींस अब हम रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में जो डेविएशन आया उसका क्या रीजन था। क्या हमारी मेहनत में कमी थी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गलती हुई, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस बेसिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम आई है किस वजह से आई है। तो इसके लिए दो मेथड्स आते हैं हमारे। फर्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट मेथड और सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट मेथड आपका ये कहता है कि भाई देखिए, अगर आप सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई एक पर्सन एक एक्टिविटी को मैनेज अच्छे से कर सकता है, लेकिन आप सोचो कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं कंट्रोल कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई देखिए थोड़े बहुत डेविएशंस तो आते हैं। आपने अगर सोचा कि मैं 90% अचीव कर लूं तो 90% ही आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 89% आ जाए, या ये भी पॉसिबल है 91% आ जाए, राइट। तो ये बोल रहा है कि भाई छोटे मोटे अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो वो तो आएंगे, अगर आप उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही होगा, वो चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर डेविएशन ज्यादा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ही आप उनको कंट्रोल करोगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डेविएशन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड भी है, एक्चुअल भी है, रीजंस भी आइडेंटिफाई कर चुके हम कि भाई किस वजह से डेविएशन आया। अब हमारा काम है इनको कंट्रोल करने का। जो मेहनत हमने इतनी सारी करी है, अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप लेना है हमारी कंट्रोलिंग करने का, कि भाई ये जो डेविएशंस है दोबारा या हमारे फर्दर प्रोसेसिंग में ये डेविएशंस ना आए, राइट।